के जीवन के बारे में और खास बात मैं शुरू यही कहना चाहूँगा कि शाही खाँटी बनारसी थी। यही नई पीढ़ी को जानना चाहिए। विद्वान साथी सब जानते ही हैं, बनारस के कबीर चौरा में पैदा हुए और वो समाजवादी आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव के प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेजी के सहायक आचार्य के रूप में पढ़ाया। फिर बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए। तो यह बात मैं इसलिए दर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मैं श्रीनगर में न होता तो मैं आज बनारस में बोल रहा होता साहित्य। यानी बनारस की मिट्टी थी जो पूरे देश में अपनी आलोचनात्मक तेवर से पूरे हिंदी जगत को प्रभावित कर रही थी और पूरा उनका जो कर्म क्षेत्र था लंबे समय तक वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा। अब सवाल यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि शाही को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। जो शाही से हम क्या सीख सकते हैं? विजय देवराय शाही के आलोचना से, उनकी कविताओं से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, एक शुरू की बात मैं पढ़ना चाहता हूँ कि सतर्क साहसिकता शाही की आलोचना का सार तत्व है। और जब मैं सतर्क साहसिकता शाही की आलोचना का सार तत्व कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वे जितनी आलोचना करते हैं, उसमें जितनी नई बातें कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ही तर्क होता है। और शाही इसी वजह से कई जगह वो बहुत ही तार्किक हो जाते हैं और कई बार सूत्रात्मक हो जाते हैं। तो तार्किकता और सूत्रात्मकता शाही की आलोचना का जीव द्रव्य है, लाइफ वाइट है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी शाही से सीखने के लिए, क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा ही पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाही में एक तरह का ये जो विद्रोही तेवर हमेशा रहा। यानी आप देखिए कि शाही ने किसी भी केंद्रीय सत्ता का, केंद्रीय विमर्श को कभी स्वीकार नहीं किया। जब भी कोई विमर्श केंद्रीयता प्रदान किया, शाही ने मुखरता से उसको तार्किक रूप से या तो उसका खंडन किया या उसमें कुछ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। तो इस रूप में अगर आप देख लें तो उनकी आलोचना में एक विलक्षण बौद्धिकता मिलती है, जिसे हम लोग उन्हीं के शब्दों में शाही को स्कॉलर क्रिटिक कहते हैं। यानी बहुत ही एक ऐसा आलोचक जो बहुत पढ़ा लिखा है। तो मिल्टन को पढ़ा है, डॉक्टर जॉनसन को पढ़ा है, वहाँ से लेकर टी.एस. इलियट को पढ़ा है, या लेविस को पढ़ा है, वहाँ से लेकर के और हिंदी के साथ साथ भारतीय काव्यशास्त्र को भी पूरी तरह से पढ़ा है। जिसकी आलोचना की रेंज 2000 साल की आलोचना की जो बुनियाद थी उसके ऊपर निर्मित हो रही थी। जैसे यहाँ पर हम लोग एमए और बीए में काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में भाव है एवं काव्य अलंकार लिखे, और जहाँ से कविता यानी नाटक से हट करके कविता अपने निर्मित शुरू करती है। कविता एक स्वतंत्र और स्वायत्त होती है। और भावन की बुनियादी चिंता ये थी कि हम कविता के केवल शास्त्रीय सूत्र ही विकसित नहीं करेंगे, बल्कि कविता का महत्व क्या है, कविता क्यों पढ़ी जानी चाहिए, कविता क्यों लिखी जानी चाहिए, इसका उन्होंने सूत्र दिया। और जिसमें कि प्रेम और यश को लेकर के आप जो हमारे विद्यार्थी बैठे हो जानते हैं कि प्रेम और कीर्ति जो कविता से मिलती है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वै चक्षण्यम कलासु प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधन। तो प्रेम और कीर्ति की जो बातें करते हैं वो जोड़ा गई थी। तुमको वो धर्म का समाज था, धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्रीयता से मिलता था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कविता तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष तो मिलेगा, तुम्हें प्रेम और यश भी मिलेगा। और जिस पर हम लोग आज तक डिबेट करते हैं काव्य हेतु काव्य प्रयोजन का, वही भावन कविता के जो अलंकारों के सूत्र देते हैं, गुणों के सूत्र देते हैं, दोषों के काव्य दोषों के बारे में बताते हैं, वही भावन यह भी कहते हैं कि विनयेन बिना कास्मी वा निशा ससीना बिना रहिता सत कवित्वेन कीदृशी वाद विदग्धता।
संस्कृत के आचार्य उत्तर हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो आप देखिए उनका योगदान क्या था। उन्होंने कहा भाई देखो, बगैर कवित्व के रहिता सत कवित्व, सत कवित्व से वंचित होकर के किसी वाक में दग्ध था, और लिखना पढ़ना बोलना सब बेकार है। तो कविता का ये ऊंचाई है, यानी जो निर्माता होता है, जो निर्माता आलोचक होता है, जो निर्माता सर्जक होता है, वह केवल उस व्यक्ति का निर्माण ही नहीं करता, उस व्यक्ति के पोषण के लिए चर्चाएं भी करता है और उसका प्रमोशन भी करता है। विजय देवनाथ शाही को पढ़िए, उनका छठा दशक पढ़िए, और उनकी जो उनकी किताब है साहित्य क्यों, लोकतंत्र की कसौटियाँ, और साहित्य काल का दायित्व, ये सब वर्धमान और पतनशील जो उनकी कृतियाँ हैं, आप पढ़िए। शाही ने जो भी लिखा हो, लेकिन उसमें कविता और साहित्य उनके केंद्र में रहा है। साहित्य को शाही ने कभी नहीं छोड़ा, साहित्य की आलोचना भी करते हैं और साहित्य के बारे में कहते हैं कि साहित्य क्यों पढ़ा जाना चाहिए। साहित्य क्यों, आप सोचिए उस जमाने में वे एक अलग आलोचक हैं इस मामले में कि कविता क्या है। निबंध तो आचार्य शुक्ल ने लिखा, जिसमें कविता के महत्व के बारे में बताया और कविता के संपदक विवेचन किया, कविता की जो एक आंतरिक संरचना होती उसके बारे में बताया कि कविता क्या है और तमाम सारी बातें। शाही ने साहित्य क्यों में, साहित्य पढ़ा ही क्यों जाना चाहिए, साहित्य की सामाजिकता क्या है, साहित्य का सामाजिक प्रभाव क्या है, और साहित्य आपको क्यों समृद्ध बनाता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है नई बात मैं शाही से ही प्रेरणा लेकर कहना चाहता हूँ श्रीनगर की इस धरती पर कि शाही विजय देवनाथ शाही मुझे भारतीय काव्य शास्त्र में के आधुनिक भावना, आधुनिक भावना यानी जो केवल आलोचना नहीं करता, बल्कि जिस पक्ष की आलोचना कर रहा है उसकी स्थापना के तमाम तर्क भी देता है। और साहित्य क्यों में आप देखिए कि बहुत सारी बातें आप कह जाएंगे। और एक बात और यह भी जानना चाहिए, शाही ने प्रतिष्ठान के महत्ता पर भी चर्चा की। वो कहते हैं कि प्रतिष्ठान साहित्य के बगैर रह सकता है, लेकिन साहित्य बगैर प्रतिष्ठान के रह नहीं सकता। जैसे कोई भी सत्ता संरचना प्रतिष्ठान हो, उसको साहित्य पढ़ने न पढ़ने कोई जरूरत, कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर साहित्य है तो उसे अंततः जो है प्रतिष्ठान, सत्ता नहीं प्रतिष्ठान बनना होगा, प्रतिष्ठान से जुड़ना होगा। और प्रतिष्ठान से जुड़ने के लिए जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ, बौद्धिक समागम से लेकर के विश्वविद्यालयों में जो परस्पर आवाजाही, परस्पर संवादी संरचना विश्वविद्यालय में होनी ही चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय बनाई ही इसी कारण से है, बनाई इसी दिन है। और मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ श्रीनगर की इस धरती पर कि जितनी मेरी जानकारी है, आज के दिन हिंदी विभाग का, श्रीनगर का जो हिंदी विभाग जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसको छोड़ करके शायद ही भारतवर्ष के किसी हिंदी विभाग में आज के दिन विजय देवनाथ शाही कोई आयोजन हो रहा है, जबकि शताब्दी आज बीत रही है। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आज दिल्ली में एक व्यक्तिगत प्रयास है, एक फाउंडेशन का आयोजन है, उसकी वो बात अलग है। लेकिन विश्वविद्यालय की संरचना में जो विश्वविद्यालय शाही को पढ़ते पढ़ाते बड़े हुए, जिन विश्वविद्यालय की पूरी संरचना विकसित हुई, शाही को इस रूप में, जिस रूप में याद किया जाना चाहिए था, वो आज के दिन याद नहीं किया जा रहा है। इस नाते भी हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग और उसके अध्यक्षा के संरक्षण में, गुड्डी पवार के संरक्षण में जो आयोजन हो रहा है, मैं बाहर प्रशंसा करना चाहता हूँ, जिसका संरक्षण यहाँ के डीन साहिबा ने दिया है, मंजुला राव ने दिया है, और जिसका भी संयोजन कर रहे हैं अमित। देखिए, ये प्रश्न भावुकता का नहीं है, प्रश्न तर्क का है कि आखिरकार जिस विजय देवनाथ शाही को जो अंग्रेजी वाले समझे वो तो हिंदी के आलोचक हैं, हिंदी वाले जाने वो तो अंग्रेजी के आचार्य थे, अब यदि हिंदी वाले समझे वो अंग्रेजी के आचार्य थे, और अंग्रेजी वाले समझे वो तो उन्होंने अंग्रेजी में क्या लिखा हो तो हिंदी के आलोचक थे। तो आचार्य और आलोचक में फंस करके एक महान प्रतिभा पर वैसी चर्चा न हो पाए, ये तो किसी भी साहित्य का दुर्भाग्य है। क्योंकि जो आदमी उस समय में साहित्य क्यों जैसा निबंध लिखा, उस दौर में साहित्य क्यों जैसे निबंध लिखने वाला कोई नहीं था, और उसमें
काव्य शास्त्र, अंग्रेजी का काव्य शास्त्र, भारत का काव्य शास्त्र और हिंदी जगत का पूरा पूरा विकसन का मुहावरा वो उन्होंने एक तरह से विकसित किया था। इस संदर्भ में आप देखिए कि यह केवल उनके पास आया क्या, तो भारतीय जीवन दर्शन की जो सदुत्कड़ी प्रवृत्ति थी, शाही उसके बहुत प्रभाव में थी। उसकी मैं आगे संक्षेप में चर्चा करूंगा। भारतीय जीवन दर्शन जो सदुत्कड़ी प्रवृत्ति थी, मस्त भाव जो भक्तिकालीन साहित्य से आई थी। तो अगर आप देखिए तो उनकी रेंज में क्या था, उनकी रेंज में कबीर से लेकर के छायावाद था, छायावाद से लेकर के नई कविता थी, जो इतनी बड़ी उनकी रेंज थी। यानी पूरा भक्ति साहित्य उनके रेंज में था, कोई आधुनिक साहित्य उनके रेंज में था, लेकिन उन्होंने अपने को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी आलोचना को केंद्रित किया उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य। लेकिन वो इतने सतर्क थे, उस हिंदी आलोचना के सूत्रों को विकसित करते हुए भी वो न रीत काव्य के योगदान को भूलते हैं और न ही भक्त काव्य के योगदान को भूलते हैं। तो जिस रूप में हम लोग हमको जानते हैं, जो स्कॉलर क्रिटिक की बातें होती हैं, उस रूप में यहाँ पर आप देखिएगा कि ये उनका योगदान है। यही वजह रही कि इतना जो स्कॉलर क्रिटिक थे, उन्होंने हिंदी आलोचना को पूरी तरह से बहस धर्मी बनाया। ऐसी यदि आप सोचिए कि जो बौद्ध चिंतन से, बौद्ध साहित्य से लेकर के भक्तिकाल साहित्य से लेकर जो आधुनिक साहित्य तक आया, जिसको हज़ारी साहित्य कहते हैं, कि बगैर तर्क के और जिसे तुम्हारी आत्मा स्वीकार न करे, तुम्हारा जमीर स्वीकार न करे, उसे मत मानो, चाहे वो गुरु का वचन ही क्यों न हो। यानी साहसिकता थी। तो साहसिकता और बहस धार्मिकता, ये आलोचना के दो ऐसे औजार उन्होंने विकसित किए, जिस पर कि आगे चल कर के हिंदी आलोचना की नींव खड़ी हो पाई। और यही वजह थी कि आगे की जो हिंदी आलोचना पर शाही का बहुत अधिक प्रभाव रहा। कई बार ऐसा रहा कि लोगों ने प्रभाव तो ग्रहण किया, लेकिन शाही के प्रति वैसी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की जैसी कृतज्ञता ज्ञापित की जानी चाहिए थी। और इसके लिए शाही ने तो तर्क बहुत कुछ, देखिए शाही ने क्या किया, सूत्रात्मक तो थे ही, तार्किक थे ही, लेकिन जो उनकी सघन बौद्धिकता थी, उस सघन बौद्धिकता के दायरे में उन्होंने दो बातें की जो हिंदी आलोचना जिनके प्रति बहुत कृतज्ञ है। एक तो तनावपूर्ण संतुलन की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं सघन बौद्धिकता। कहते हैं हिंदी आलोचना के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं, तनावपूर्ण संतुलन और सघन बौद्धिकता। तनावपूर्ण संतुलन का मतलब ये है कि हिंदी आलोचना की नज़र अपने समकालीन टेक्स्ट पर होनी चाहिए, समकालीन आधुनिक साहित्य का जो पाठ है उस पर होनी चाहिए। लेकिन पार्श्व में जो हमारे कुछ उनके दिए लिख गए हैं, उसके आँच में उसको सींचना भी चाहिए। यानी परंपरा की आँच और वर्तमान का जो प्रवाह है, दोनों के सम्मिलन से जो तनाव विकसित होता है, जो तनाव को संतुलन विकसित होता है, तनाव संतुलन। जैसे वो भारतीयता की बातें इस संदर्भ में करते हैं, कहते हैं कि ऐसी, अब सोचिए कि हम लोग आज के ज़माने में भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें करते हैं, करना भी चाहिए। भारत सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चाओं पर बहुत जोर दे रही है, और हम सब उसके साक्षी हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उस पर जोर दे रही है, भारतीयता के मूल्यों के विकास पर जोर दे रही है, भारतीय संस्कृति के मूल्यों के विकास पर जोर दे रही है। लेकिन सही सोचिए कि सब कुछ छोड़ करके भारतीयता की मूल्यगत विशेषताओं को 50 के दशक में बता रहे थे। और क्या कहते हैं कि भारतीयता पर बहस करते हुए बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीयता बहुलतावादी संस्कृति के गतिशील बिंदुओं की तलाश है। यानी बहुत सारे जो संस्कृतियां हैं, उनके साथ यह देखना कि इसमें आधुनिकता के लिए कौन से मूल्य, शाही का जो दिमाग है ना, तो बहुत ही आधुनिक रूप से विकसित हुआ। उनका कि हम भारतीयता, हम परंपरा को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आधुनिकता को भी नहीं समझने का नहीं क्या करेंगे।
वो कहते हैं कि जो भारतीय जो जो परंपरा में सांस्कृतिक बहुलताएं थी, सांस्कृतिक विविधताएं थी, उनके बीच यह देखना कि कौन आधुनिक रूप से गतिशील हो सकता, कौन सा गतिशील हो सकता है, इसके दायरे में साईं ने कहा कि यह तलाशना ही भारतीयता है। भारतीयता होने का कोई आरोप, भारतीयता को आप वैदिक ग्रंथों से ले आइए, आप काव्यशास्त्र ले आइए, साहित्य के साथ खड़े होते हैं, लेकिन कहते जाए यह देखिए कौन से रूढ़िगत मूल्य हैं और कौन से गतिशील मूल्य हैं। जो रूढ़िगत मूल्यों से साहित्य सख्त न करते, कहते नई पीढ़ी, कहते हर समय की नई पीढ़ी रूढ़िगत मूल्यों के खिलाफ जाती है। अगर नई पीढ़ी को रूढ़िगत मूल्यों के बारे में आप नहीं बताएंगे और परंपरा के गतिशील मूल्यों के बारे में नहीं बताएंगे तो नई पीढ़ी कभी भी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो नई चेतना, नई पीढ़ी के विकास, नई पीढ़ी का चरित्र, नई पीढ़ी का व्यक्तित्व कैसे निर्मित हो, साहित्य लगातार इस पर बहस करते हैं।